नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों देश की तमाम बड़ी खबरें। इसके पहले जान लेते हैं दोस्तों कोरोना महामारी के आज के ताज़ा अपडेट के बारे में। कोरोना महामारी यानी चीनी बीमारी आज की ताज़ा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित यानी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और यह संख्या बढ़कर 67,161 के पार हो गई है। इनमें से 43,979 से भी अधिक लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 20,969 मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें कि दुख की बात यह है कि 2212 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों पूरी दुनिया भर के अपडेट के बारे में। अब तक दोस्तों 41,53,293 से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। और दुख की बात यह है दोस्तों 2,82,744 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14,65,614 लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो यह आंकड़ा और भी अधिक हो सकता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नई खबर की तरफ। तो दोस्तों नई खबर निकल कर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की रविवार को तबीयत खराब होने के कारण एम्स में भर्ती किया गया है। मनमोहन सिंह को रविवार शाम सीने के दर्द की शिकायत हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भाई कहीं भी बाहर में किसी भी राज्य में फंसे हैं और घर जाना चाहते हैं दोस्तों, तो उनके लिए एक राहत भरी खबर है। 12 मई से 15 ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है, लेकिन दोस्तों इस ट्रेन की टिकट को स्टेशन से नहीं लिया जा सकता है। सोमवार शाम 4 बजे से सिर्फ IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुकिंग की जा सकेगी। दोस्तों AC कोच होंगे जिनका किराया राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर होगा। कंफर्म टिकट वालों को ही स्टेशन में एंट्री मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली खबर के बारे में। तो दोस्तों अभी नई न्यूज निकल कर सामने आई है। सीने की एक्सरे से होगी कोरोना मरीज की पहचान। यूपी के बड़े इंस्टीट्यूट KGMU को मिली बड़ी कामयाबी। जी हाँ दोस्तों, देश में फैली कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए सभी लोग एकजुट हुए हैं। सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे रहे हैं दोस्तों। इसी कड़ी में लखनऊ के KGMU और अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत एक प्रोग्राम तैयार किया है, जिससे सिर्फ सीने या छाती का एक्सरे देखकर यह पता लगा पाएगा कि मरीज कोरोना संक्रमित है कि नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि जब चीन में रैपिड टेस्ट कम हो रहे थे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह तरीका कारगर साबित हुआ था। इस मॉडल में कोविड-19 रोगियों की पहचान करने का काम अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और कुछ अन्य देशों में भी कर रहे हैं। अब जल्दी भारत में KGMU में शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप राम भक्त हैं और राम मंदिर में सहयोग करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सरकार का आदेश, राम मंदिर के लिए दान देने वालों को मिलेगी टैक्स में छूट। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी। ये छूट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी। आयकर छूट का दावा करने के लिए यह जरूरी है कि ट्रस्ट से मिली दान की रसीद आपके पास होनी चाहिए। इसमें ट्रस्ट का नाम, पता, पैन, दान देने वाले का नाम और दान की राशि का ब्यौरा होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये न्यूज आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 81 नए कोरोना मरीज संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही जेल में अब तक 158 कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई की देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई के आर्थर रोड जेल में अब कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 81 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जेल में अब तक 158 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यूपी बिहार के मजदूरों ने ब्लॉक किया चेन्नई हाईवे, घर वापसी की मांग। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने चेन्नई और श्रीकालहस्ती को जोड़ने वाले हाईवे को जाम कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें गृह राज्य भेज दिया जाए। 1500 से ज्यादा संख्या में जुटे मजदूरों का कहना है कि बंद पड़ी फैक्ट्रियां किसी को भी कपड़े और खाना नहीं उपलब्ध करा रही हैं। लॉकडाउन के चलते कंपनियां बंद हैं और अपने कैंपस में रह रहे मजदूरों को खाना तक नहीं उपलब्ध कर रही हैं। गुस्से में आए मजदूरों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन की मदद नहीं कर रही हैं। स्थानीय प्रशासन ने मजदूरों को रेलवे ट्रैक से हटा दिया है। तो दोस्तों एक और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोरोना के जंग में बड़ी सफलता, भारत ने बनाई एंटीबॉडी टेस्ट किट। भारत में कोरोना की जांच के लिए स्वदेशी तकनीक से एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा तैयार कर ली गई है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक किट बनाई है जो मानव शरीर में कोरोना के एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि पहली स्वदेशी एंटी-SARS-CoV-2 ह्यूमन IgG एलिसा टेस्ट किट को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है। तो दोस्तों, आप अगर यूपी बिहार से हैं तो एक न्यूज निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। यूपी में तेज आंधी, बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत, बढ़ सकता है आंकड़ा। यूपी में 18 जिलों में सुबह से आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी NCR के जिलों के अलावा पूर्वी यूपी में भी कई जिले शामिल हैं। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में 14 लोगों की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बिजली गिरने से कासमगंज में 4, बलिया, चित्रकूट, मऊ में 2 और फतेहपुर, मिर्जापुर, पीलीभीत और नोएडा में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। MSME सेक्टर में 90 लाख रोजगार पैदा करेगी योगी सरकार। तो दोस्तों, योगी सरकार अपने प्रांत के मजदूरों के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने उद्यमियों से अपील करते हुए कहा है कि वो यूपी में अपना उद्योग शुरू करें। इसके लिए उन्हें किसी तरह की भागम दौड़ी नहीं करनी होगी। हाँ, 3 साल के आखिरी 100 दिनों में NOC लेने के लिए आवेदन करना होगा और NOC भी उन्हें आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि पर्यावरण को छोड़कर ज़्यादातर नियमों में सरकार ढील देने पर विचार कर रही है। सब कुछ सही रहा तो तय सीमा के भीतर ही पर्यावरण समेत सभी NOC जारी करने होंगे और यह प्रक्रिया ऑटो मोड में पूरी होगी। उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए हर हाथ को रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। योगी सरकार की नज़र MSME और ODOP सेक्टर की 90 लाख छोटी बड़ी यूनिटों पर है। उन्होंने हर यूनिट में नए रोजगार सृजित कर 90 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक नई न्यूज निकल कर सामने आ रही है। हुंडई ने चेन्नई प्लांट में पहले दिन किया 200 गाड़ियों का उत्पादन। देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनियों में शुमार हुंडई मोटर इंडिया ने अपने चेन्नई स्थित प्लांट में लॉकडाउन के बाद उत्पादन शुरू कर दिया है। 24 मार्च को देश भर में कोरोना वायरस के चलते हुए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद 8 मई से उत्पादन को शुरू किया गया है। नियमों का हो रहा है पालन। हुंडई मोटर इंडिया ने कहा कि कंपनी के श्री पेरम्बुदूर स्थित प्लांट में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस के चलते जारी किए गए नियमों का 100% पालन हो रहा है। इसमें सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम भी शामिल हैं। पहले दिन कंपनी ने 200 गाड़ियों का उत्पादन किया। दोस्तों, PNB ने महिलाओं के लिए लॉन्च की 4 तरह के लोन स्कीम। बिजनेस खड़ा करने में मिलेगी मदद। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपके लिए एक खबर निकल कर आ रही है। IPL करवाने के लिए UAE ने दिया ऑफर। कोरोना संकट के चलते IPL को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। UAE ने IPL की मेजबानी की पेशकश की है। इससे पहले 2014 में भी UAE IPL की मेजबानी कर चुका है। हालांकि BCCI के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा है कि UAE ने मेजबानी की पेशकश की है, लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है, तो IPL के आयोजन का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपके पास ATM कार्ड है तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। हैकर्स के पास मिला 334 ATM कार्ड का डाटा। बन सकते हैं आप भी इनके शिकार। मध्य प्रदेश के साइबर सेल ने उज्जैन में कुछ ठगों को पकड़ा है, जिनके पास से ऑनलाइन हैकर्स के एक बड़े गैंग का पता चला है। दरअसल इंटरनेशनल हैकर्स के एक समूह ने प्रदेश के 3000 डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डाटा चोरी किया है। इन कार्ड से वह बिना OTP के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें से 334 कार्ड इंदौर के रहवासियों के हैं। साइबर सेल अब इन कार्ड धारकों को कार्ड ब्लॉक कराने का काम करा रहा है। जी हाँ दोस्तों, केवल पूर्वी सीमा पर सिक्किम में ही नहीं, भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच उत्तरी सीमा पर भी झड़प हुई है। सूत्रों के मुताबिक 5 और 6 मई की दरमियानी रात लद्दाख में प्यांग झील के किनारे फिंगर 5 इलाके में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई और पत्थरबाजी हुई। दोनों ही तरफ से कुछ सैनिक को हल्की चोट आने की खबरें हैं। ये इलाका विवादित है और 1962 में इस इलाके में घमासान लड़ाई हुई थी। 2 साल पहले भी यहाँ दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। दोनों देशों के बीच ऐसे संघर्षों की स्थिति के हालात को सामान्य करने के लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है, जिसके तहत स्थानीय कमान स्तर पर इन हालात को ठीक किया जाता है। सूत्रों का दावा है कि कमांडरों की बातचीत के बाद ये मामला सुलझ गया, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। चीन बार बार सीमा विवाद का मुद्दा उठाने की कोशिश करता है। दोस्तों ओके दोस्तों, तो इसी के साथ आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार का सिलसिला ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।